अनुगच्छतु प्रवाहः। धन्यवाद मैडम। और दर के आगे जीत है और बहुत ही आपकी जिज्ञासाओं का समाधान हमारे पैनलिस्ट द्वारा प्रदान किया जा रहा है। हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापगढ़ के छात्र हैं हितेश और भंडार के छात्र हैं अरुण मीना। उनके ही प्रश्न को हमारे संयम जैन केंद्रीय विद्यालय के छात्र, आपका भी वही प्रश्न है जो इनका है। मैं संयम से अनुरोध करूंगा कि आप अपनी जिज्ञासा को हमारे पैनलिस्ट के सामने, मैडम के सामने। Good morning to everyone. Honorable Collector, all dear experts, teachers and all my dear friends. My name is Sriyam Jain. I study in class 9th in Kendriya Vidyalaya Pratapgarh. My question is that how can we keep ourselves away from the social media, gaming and the distractions caused by them during exam and even during the whole year? Ma'am. संयम, मैं सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि आप स्मार्टफोन यूज करते हैं? आप कोई सोशल साइट्स यूज करते हैं? यस सर। आपको सोशल साइट्स, अच्छा आप यही बता दीजिए कि आप कौन सी सोशल साइट यूज करते हैं? फेसबुक करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं या फिर और कोई सोशल साइट्स? यूट्यूब। आप यूट्यूब यूज करते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि आप जो भी चीज उसमें सर्च करते हैं आपके इंटरेस्ट की, वो ही सोशल साइट्स आपको दिखाती है। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट यूट्यूब में है, चाहे फेसबुक में है, चाहे इंस्टाग्राम में है, ये सभी साइट्स जरूरी है। आज का जो युग है, देखिए पहले क्या होता था, आपको पढ़ाया भी जाता है कि किसी भी आदमी की 3 जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आज का जो एनवायरनमेंट है उसमें एक जरूरत और होती है, डेटा। अगर आज आपके पास डेटा नहीं है तो सुबह से शाम तक आप सोचिए कि आपके कितने काम रुक जाएंगे। तो डेटा उतना ही जरूरी है आज की दुनिया के लिए, आपके लिए, आज की एनवायरनमेंट के लिए। लेकिन इसके कुछ बैड इफेक्ट भी हैं, आप किसी सोशल साइट्स इसलिए बनाई गई थी कि आप या आपका साथी आपस में अगर कहीं दूर हैं तो आप इससे बातचीत कर पाए। ठीक है, आप आपके जो कोई एक्सपीरियंस है वो आप उनके साथ शेयर कर पाए। सोशल साइट्स का जो यूज किया गया है वो इसीलिए किया गया। लेकिन आज के टाइम पे आप क्या करते हैं, देखिए आप मोबाइल सभी चलाते हैं, आप कोई भी चीज यूज करेंगे, आप सोशल साइट्स, आप आपका फेसबुक या इंस्टाग्राम खोलेंगे, आप क्या करेंगे, थोड़ी सी देर उस पर कोई काम की चीज करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, रील्स चलाने लगते हैं। वो सबसे वेस्ट ऑफ टाइम होता है। ठीक है, कोई रील्स मान लो कि रील्स अच्छी भी है, किसी ने क्रिएटिव करके कोई रील्स बनाई भी, लेकिन आपने क्या किया, आपका काम जो है बस रील्स को देखने में निकाल दिया। और मोस्ट ऑफ टाइम आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आप उस रील्स को आप ये देखेंगे कि आप मोबाइल छोड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आपका वो टाइम जो है पूरा लैप्स हो जाएगा। तो आपको उसका जो बैड इफेक्ट है वो ज्यादा नजर आता है। आप कोई भी साइट्स पे गए, आपके कोई भी आपने इंटरेस्ट की चीज करी, आपको फेसबुक, गूगल, आपको आपके उसका गेम, कौन सा आप गेम खेलते हैं, ये आपका इंटरेस्ट का है। अधिकतर लड़के गेम, देखो गेम खेलना भी चाहिए, गेम खेलेंगे तो आपका जो माइंड है वो इंटरेक्टिव होगा। ठीक है, आजकल ऐसे गेम्स आ गए जो आपके माइंड को इंटरेक्टिव करते हैं, आपको माइंड को सोचने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन आप उस गेम की दलदल में अगर ज्यादा फंस गए, आपने गेम खेलने लगे, आपने आपकी पढ़ाई छोड़ दी उस चक्कर में, तो वो आपके लिए खराब है। आपके माइंड को इंटरेक्टिव बनाने के लिए आप गेम खेल रहे हैं, ये अच्छी चीज है, लेकिन आप उसके यूज हो गए, एडिक्ट हो गए, तो ये चीज खराब है। तो इसमें मेरा आप सभी से यही है कि आप सोशल साइट्स चलाएं, लेकिन केवल और केवल उनसे जो अच्छी चीजें हैं वो ग्रैब करें। ठीक है, अपने दोस्तों से बात करने के लिए उनसे कोई डिस्कशन
करने के लिए आप सोशल साइट्स का यूज करें, न कि उनका बेड यूज करने के लिए दिन भर आप उसमें एडिक्ट हो जाएं, दिन भर आप उसको यूज कर रहे हैं, आपका पढ़ाई का टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं। तो उसको भी आप किस तरीके से इंटरेक्टिव बना सकते हैं, ये आप में खुद में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इससे आप बच सकते हैं। मैं इसमें थोड़ा सा पिच इन करना चाहूँगी। बच्चे, ये अगेन मैं आप लोग जो भी सवाल पूछ रहे हैं बहुत स्वाभाविक सवाल हैं। हर व्यक्ति मोबाइल फ़ोन, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स इससे एडिक्टेड हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ें होती ही ऐसी हैं एडिक्टिव। तो उस एडिक्शन से कैसे निजात पाएं? सबसे पहले तो मन को दृढ़ करना है। एक बार आप पढ़ने बैठ गए, शुरुआत के 10-15 मिनट हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे कि मुझे उस YouTube साइट पे जाना है, वो देखना है, लेकिन अपने मन को दृढ़ करना पड़ेगा। 10 से 15 मिनट अगर आप कंसंट्रेशन के साथ बैठ गए, उसके बाद जिसे कहते हैं वो एक फ्लो आ जाता है। आपके कॉन्शियस माइंड से आप शुरुआत में एफर्ट करते हो कि मुझे पढ़ना है, उसके बाद अपने आप चीज़ें चलती जाती हैं, जिसे कहते हैं स्टेट ऑफ फ्लो। उसके बाद समस्या नहीं आएगी। 10 से 15 मिनट हो गए, उसके बाद आप अपनी रेगुलर पढ़ाई करें। मान लीजिए आपको 1-2 घंटे हो गए, आपका दिमाग थक गया। थकने पर आपको वो एक्टिविटी करनी चाहिए जो आपको सच में रेस्ट दिलाए। वो एक्टिविटी क्या हो सकती है? जैसे सॉफ्ट म्यूजिक सुनना। आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। देखिए, ब्रेन भी एक ऑर्गन है जो थकता है। आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप रेस्ट पीरियड में भी वही एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आपका ब्रेन यूटिलाइज हो रहा है, तो आपके ब्रेन को तो रेस्ट मिल ही नहीं रहा है। आप अगेन वो यूट्यूब रील्स शॉर्ट्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो होती ही ऐसी एडिक्टिव चीज़ है। लेकिन असलियत में क्या हो रहा है, आपकी ब्रेन की लर्निंग की कैपेसिटी, मेमोरी की कैपेसिटी एक्चुअली घटती है अगर आप इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हो, इवन ड्यूरिंग योर रेस्ट टाइम। फॉरगेट अबाउट योर स्टडीइंग टाइम। इसलिए मेरा तो आप लोगों से यही कहना है, आप लोग अपने सोशल मीडिया जितने भी अकाउंट्स हैं उनको डीएक्टिवेट कर दीजिए टिल एग्जाम्स। वो कहीं नहीं जाएंगे, आप वापस से एक्टिवेट करोगे, आपके फ्रेंड्स भी आपको वहीं मिलेंगे, वो सारी चीज़ें यूट्यूब से कहीं गायब नहीं होंगी। आप अभी कुछ दिनों के लिए अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दें। वो भी अगर नहीं हो सकता है, मुश्किल है मुझे पता है, वो भी अगर नहीं हो सकता है तो आप ऐसा करें कि एक बार आपने थोड़ी सी देर देखा अपना फेसबुक या जो भी है, आप हमेशा लॉग आउट करें। हमेशा जब लॉगिन करना हो तो आपको पूरा आपका आईडी और पासवर्ड और लंबा आईडी लंबा पासवर्ड, क्योंकि हम लोग क्या है, वी आर वेरी लेजी पीपल, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, हम लोग बहुत लेजी होते हैं। तो हर बार टाइप करना पड़ेगा पूरा आईडी पासवर्ड, तो हमें खुद को लगेगा कि छोड़ो यार, इससे अच्छा 2 गाने सुन लेते हैं अपने, अच्छा, और उसके बाद फिर पढ़ने बैठ जाएंगे। तो कभी भी नहीं करना है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जितने भी शॉर्ट्स और रील्स होते हैं वो आपके जिसे कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। कितने लोग जानते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? जरा हाथ उठाओ। हिंदी में क्या बोलते हैं मैडम? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। परानुकंपित अंतरिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मैं आपको बच्चों बता देती हूँ। वो होता है जिसे कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ये पढ़ा है ना आप लोगों ने? फाइट एंड फ्लाइट मैकेनिज्म। अभी यहाँ एकदम से कोई जानवर आ जाए, शेर आ जाए, तो मेरी बॉडी एकदम से रिएक्ट करेगी, भागेगी, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, मतलब सारे ऑर्गन्स एकदम से एक्टिवेट होंगे, क्योंकि उस क्षण की रिक्वायरमेंट यही है कि यहाँ से मैं भागूं और अपने आप को बचाऊं। अब ये जो शॉर्ट्स और रील्स होते हैं, ये आपके उस सिस्टम को ट्रिगर करते हैं। वो ट्रिगर तब जरूर होना चाहिए जब आपको जरूरत है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ शेर आ गया और मुझे भागना है, जरूरत है मेरी बॉडी को, लेकिन तब नहीं होने चाहिए जब आपकी बॉडी को जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपका एग्जॉशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आपके हार्मोन्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आपकी मेमोरी अफेक्ट होती है, आपकी सारी चीज़ें जो मैंने कहा, आपकी लर्निंग आपकी अफेक्ट होती है अगर उस सिस्टम को बार बार ऐसे ही ट्रिगर की टाइप आप एक्टिवेट करोगे तो। इसलिए रेस्ट मीन्स रेस्ट, अच्छा खाएं पिए सोएं, और बीच में जो रेस्ट ले रहे हैं उसमें थोड़ा घूमे फिरें, बाहर का मौसम देखें, बंद कमरे में बंद ना रहें, बाहर धूप लेना, दूसरे लोगों को थोड़ा बहुत देखना,
फ्रेश हवा लेना ये बहुत ज़रूरी होता है। आजकल के हमारे बच्चे ये इंस्टाग्राम की दुनिया है, जब भी ब्रेक लेते हैं तो वो इंस्टाग्राम रील्स, और क्योंकि हमें एडिक्शन और वो ट्रिगर मिलता है तो हमें ऐसा लगता है कि वी आर टेकिंग रेस्ट, बट वी आर नॉट टेकिंग रेस्ट। एडिक्वेट रेस्ट जरूर होना चाहिए, तो आप उससे बिल्कुल दूर रहें। कोशिश तो यही करें कि जब तक एग्जाम है अपने सारे अकाउंट्स को डीएक्टिवेट कर दें। यूट्यूब पे भी अगर आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं तो वो सिर्फ आपके एग्जाम से रिलेटेड, कोर्स से रिलेटेड होनी चाहिए, अन्य किसी भी चीज़ को ना देखें। ये त्याग होता है, ये सैक्रिफाइस होता है, और सभी बच्चे जो मेहनत करते हैं वो ये सैक्रिफाइस करते ही हैं। आज आपका छोटा एग्जाम है, बाद में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे, जो भी जीवन में लक्ष्य निर्धारित करेंगे, तब ये सैक्रिफाइस आपको देना पड़ेगा, है ना। तो अपना दृढ़ निश्चय करें और थोड़े दिनों के लिए सोशल मीडिया साइट से सभी से दूर रहें, बिल्कुल दूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और जिज्ञासाओं के अगले क्रम में MGGS विद्यालय के जतीन्द्र और उनकी जिज्ञासा को हमारे धर्मोत्तर विद्यालय के हरीश टांग और अजय मीना निनोर के छात्रों ने भी सम्मिलित करवाया है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जतिंद्र शर्मा फ्रॉम महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल प्रतापगढ़। आई एम स्टडीइंग 9th क्लास। मैम मेरा प्रश्न ये है कि हमारे एग्जाम के एक दिन पहले हमें गणित के फॉर्मूला या कुछ याद करने होते हैं, तो जल्द से जल्द कैसे याद करें? बेटा जो एग्ज़ाम में जो मैथ्स के जो फॉर्मूलाज होते हैं वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले याद नहीं होते हैं। हम लोगों को गणित एक ऐसा विषय है जिसे उसे लगातार अध्ययन करना पड़ता है। नियमित अध्ययन अगर आप गणित का करते हैं तो ही उसमें आपकी क्षमता विकसित होती है। अगर आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी अगर फॉर्मूला याद करना है तो आपको अपने जो मॉडल पेपर्स वगैरह होते हैं उसमें से आप अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चूज़ कीजिए, उसके फॉर्मूलाज लिखिए और उसको 5-5 बार लिखकर याद कीजिए, ठीक है। वैसे तो गणित जो ऐसा विषय है वो नियमित अध्ययन के बाद ही आप उसमें अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, ठीक है। एक और बात बेटा, गणित ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसे याद करना पड़े। गणित में कंसेप्चुअल क्लैरिटी, इनफैक्ट हर सब्जेक्ट में कंसेप्चुअल क्लैरिटी जरूर होनी चाहिए। आप लोग जितना भी पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको समझ में भी आनी चाहिए, सिर्फ रटना नहीं है। ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं और स्पेशली मैथ्स, फिजिक्स, ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपकी एवरीडे लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और आई एम प्रीटी श्योर जब भी आपके टीचर्स पढ़ाते होंगे तो आपको बताते होंगे फिजिक्स का यदि कोई कॉन्सेप्ट है तो जीवन में आप क्या चीज़ ऐसी देखते हैं जिससे आप रिलेट कर पाए। मैथ्स के फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट मेमोराइज देम, बट यू मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उसके पीछे की कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो कभी भी आप नहीं भूलेंगे। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। और हमारी अगली जिज्ञासा लेकर आ रही है निशा गुजर, PMC राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की। Good afternoon, ma'am, respected ma'am and teachers. My name is Nisha Gujjar. I am from Government Girls School. मेरा क्वेश्चन ये है कि साहित्य में पात्रों और लेखकों को याद करने की विशेष तकनीक क्या है? बताइए। मैम रेस्पेक्टेड मैम को प्रणाम करता हूँ, पूरे मंच को प्रणाम करता हूँ। बेटा निशा, आपका क्वेश्चन वाकई एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है कि साहित्य में पात्रों को और उसको याद कैसे किया जाए। याद तो अभी जैसे रेस्पेक्टेड मैम ने बताया याद नहीं किया जा सकता है। कोई चीज़ अगर दिलो दिमाग से, मन मस्तिष्क से अगर हमने उसके अंदर घुस के उसको पढ़ा है तो हमें स्वतः याद हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक कोई सीरियल देखने गए या कोई पिक्चर देखने गए तो हम आके बाद में उस पूरे पिक्चर का डिटेल पूरे पेरेंट्स को सुना देते हैं अपने, या अपने फ्रेंड्स को भी सुना देते हैं। क्यों सुना देते हैं? क्योंकि हम पूरा उसमें उसको कैसे, उस पिक्चर को कैसे देखते हैं, पूरा अपनी इंटेलेक्चुअल, अपना माइंड के साथ, अपने हार्ट के साथ उस पिक्चर को देखते हैं, है ना। अगर इसी प्रकार ये थ्योरम कहाँ लगेगी, ये की थ्योरम हम साहित्य पे, लिटरेचर पे लगाएंगे ना, कि हम उस लिटरेचर को ऐसा पढ़ें तो हमें वैसे ही याद रह जाएगा। फॉर शेक्सपियर की एक थ्योरम है 7 स्टेजेस ऑफ मैन। अगर उसके स्टेजेस को हम देखते हैं, हम हमारी लाइफ पे ले लेके देखते हैं कि पहली स्टेज वो क्या बताता है, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, 4, 5 और लास्ट स्टेज वो वही बताता है। जैसा स्टेज हम फर्स्ट स्टेज में हम बचपन होते हैं उसको वो सेकंड चाइल्डहुड कह देता है कि इट इज़
इट इज़ द सेकंड चाइल्डहुड ऑफ ए मैन, है ना। तो हम वो उसको हमने हमारी लाइफ से लिया, तो हमें पूरी वो लिटरेचर याद हो गया, उसकी पोयम याद हो गई और सब याद हो गया। तो बेटा जब हम किसी चीज़ को हम अपने मस्तिष्क से, दिलो दिमाग से उसको पढ़ते हैं, उसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो फिर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, स्वतः याद हो जाते हैं। वरना साहित्य तो अपार है, उसकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। लिमिटेशन लेस है, कौन कौन से लिटरेचर को कहाँ कहाँ याद रखेंगे, है ना बेटा। तो जो भी आप पढ़ें उसके अंदर ही जाके पढ़ें, उसके अपने मन मस्तिष्क से। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है मोटिवेटेड लर्निंग एंड मोटिवेटेड फॉरगेटिंग, दोनों ही चीज है। दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। जिस चीज को आप कॉन्शियसली याद कर रहे हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड में जाती है। जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है, आपका एप्टीट्यूड है, उस चीज से आप स्वयं रिलेट कर रहे हैं, वो अपने आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी और वो वहां ठहरी रहेगी, आप उसे भूलेंगे नहीं। इसलिए मोटिवेटेड लर्निंग, आप जो पढ़ रहे हैं उसमें अपना इंटरेस्ट, अपने जीवन से उसको कैसे रिलेट कर सकते हो, आप कैसे विजुअलाइज कर सकते हो, वो देखिए। जो भी आपके सब्जेक्ट है आप लोगों ने अपनी मर्जी से चयनित किए होंगे, तो उसको इंटरेस्ट से पढ़ें। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग भी यही चीज़ होती है, जो चीज़ हमारे लिए पेनफुल होती है ना, हमारा दिमाग उसे भूलने की कोशिश करता है। ऐसे ही मोटिवेटेड लर्निंग भी होती है, जो चीज़ हमें इंस्पायर करती है, अच्छी लगती है, हमें बहुत इंटरेस्ट आता है, वो अपने आप हमारी मोटिवेटेड लर्निंग होती है। इंटरेस्ट के साथ पढ़ें। थैंक यू। धन्यवाद मैम। और अगली जिज्ञासा वो है जो अगर मैं अपनी लिस्ट देखूं जिले भर की, तो सर्वाधिक जिज्ञासा इस प्रश्न पर रही है और उसको हमारे बीच लेकर आ रहे हैं तुषार लोहार, प्रगति विद्यालय के। नमस्ते मैम। नमस्ते बच्चा। मेरा नाम है तुषार लोहार, क्लास 9, प्रगति अकादमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। गुड। मेरा क्वेश्चन यह है कि परीक्षा के समय हम कोई भी क्वेश्चन आंसर याद करते हैं और हम परीक्षा देते समय वो क्वेश्चन भूल जाते हैं, तो ऐसा कुछ बताइए। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा एड्रेस किया था अपनी शुरुआत, उसमें मैडम बताएंगे, फिर अगले पिक्चर। मैम ने इस प्रश्न का उत्तर अपने उद्बोधन में पहले ही दिया था बेटा, कि परीक्षा के पहले हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो परीक्षा में क्यों भूल जाते हैं। तो इसका मेजर कारण वही है, आपकी डर, चिंता, भय या फिर आपका आत्मविश्वास का कम होना। मैडम ने बताया था कि आप 80-20 का रेशियो यूज करें, उस चीज़ को हम पहले देखें, पहले लिखें, पहले पढ़ें, जो हमें याद है। हम सारा पेपर देखते, एक बार देखते हैं, 2 बार देखते, पेपर देखने पे हमको आइडिया आ जाता। मैम ने जैसे कहा था कि रफ में आप उसके की नोट्स लिख लीजिए कि ये की नोट्स मुझे उस क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल होंगे। फिर भी अगर आपको ये सब प्रश्न कर रहे हैं जो आपको नहीं आ रहा है या याद था लेकिन भूल गए हैं, फॉर एक मोमेंट आप अपनी आंखें बंद कीजिए, जैसा संगीता मैम ने कहा था कि सांस, गहरी सांस ले और गहरी सांस छोड़े। ऐसा अगर आप 2-3 बार कर लेते हैं तो आपका ब्रेन, आपका हार्ट और आपका माइंड एक्टिवेट होता है और जो भूला हुआ होता है वो आपको याद आने लगता है। और कभी ऐसा हो कि आपको याद ही नहीं आ रहा है तो वो क्वेश्चन कुछ समय के लिए छोड़ दें और दूसरा क्वेश्चन करना चालू कर दें। हो सकता है कि दूसरा क्वेश्चन लिखें तभी याद ना आए, फिर तीसरा, चौथा। तो डिफरेंट एक्टिविटीज करते हुए हमारे माइंड में एक पॉजिटिव अप्रोच आ जाती है कि हाँ मैं ये सब कर ले रहा हूँ, तो उस समय आपको उस प्रश्न का उत्तर ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा और आप उस क्वेश्चन को, उस आंसर को लिख लेंगे। फिर भी अगर न याद आए तो एक और टेक्निक है, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद करके सोचिए कि आपने उस क्वेश्चन को कौन से बुक में, किस पेज नंबर पर, या लेफ्ट राइट या अपवर्ड या डाउनवर्ड या बॉटम में आपने उस क्वेश्चन का आंसर देखा था। और एक और बात मैडम ने कही थी कि रिवीजन और रिकॉल करें, तो आप रिकॉल कीजिए या फिर आपने उस क्वेश्चन का लिखित में अभ्यास किया था, बार बार अभ्यास किया था, रीराइट है ना, 3 चीजें हैं, रिवीजन, रिकॉल और रीराइट। तो आपने उसकी 2, 3, 4 बार अभ्यास किया था
अगर आप आंखें बंद करेंगे तो वो पेज, वो पेपर और वो वर्ड्स जो आपने लिखे थे आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएंगे। फिर भी अगर आपको उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, उस प्रश्न की चिंता छोड़ करके और आपको दूसरा क्वेश्चन पूरी तन्मयता से करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन के खराब हो जाने से हमारा सारा पेपर खराब नहीं होता है। पॉजिटिव अप्रोच के साथ में आप चलेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ही सफलता मिलेगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हमारे केंद्रीय विद्यालय की हिमाक्षी आड़ा को हम अगली जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। सर इधर आगे। Good morning, respected ma'am and all dear friends. My name is Himakshi. I am the student of Kendriya Vidyalaya Pratapgarh. My question is that how do we manage our energy levels during exam season? संगीता। पूरी परीक्षा के दौरान एक यही आपका जो प्रश्न आपने किया है कि हम अपने ऊर्जा के स्तर को या हमारा एनर्जी लेवल पॉजिटिव मैनर में कैसे ऑलवेज बूस्टअप रखें, हमेशा किस तरह हम उसी एक एनर्जी में रहें कि हमने जो जो स्टडी किया है या करना है वो हमेशा के लिए हमारे साथ एटलीस्ट परीक्षा हॉल तक हमारे साथ रहे। ठीक है, एक तो कंटिन्यूस आप 4-4, 6-6 घंटे का सिटिंग ना दें जब भी स्टडी करने बैठते हैं। दूसरी बात, हर 1 से 1.5 घंटे में आप 2 से 5 मिनट के लिए अपनी जगह छोड़िए, थोड़ा वॉक कीजिए, पानी के 1-2 सिप लीजिए। थोड़ी गर्मी आई है तो कुछ आप फलों के जूस या फलों का भी सेवन कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, हमारा गेस्चर हमारे एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। राइट, अभी बात हुई थी नर्वस सिस्टम की, हमारे शरीर का तंत्रिका तंत्र सिस्टम या व्यवस्था है। ठीक, हमारी पूरी बॉडी और हमारा ब्रेन, ईच एंड एवरी ऑर्गन हमारा हमारे नर्वस सिस्टम से कोरिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। आप देखिए कि एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ सिर्फ कि जब मेडिटेट पोजीशन में कोई भी पर्सन बैठता है तो ना तो वो तन के बैठता है ना ऐसे लचर होकर बैठता है। हमारी बैक या स्पाइन जो है हमारी, है ना, हमारी जो मेरुदंड है उसको आप उसके अपने प्रॉपर शेप में ही डालकर और अपना बैठिए। जैसे ही आप एक प्रॉपर गेस्चर को अडॉप्ट करेंगे, सही सीटिंग लेंगे, आपका जो नर्वस सिस्टम है या आपका जो तंत्र वाला सिस्टम है वो एक्टिव होगा और प्रॉपर आपके ब्रेन को मैसेज करेगा। समझ में आ रहा है? और आप सीधा बैठकर अपना जो भी एक स्टडी करने का या जो आपका मैटर है, टॉपिक है, आप वो पढ़कर देखिए, आपको तुरंत मेमोरी में जाएगा, आपको याद रहना शुरू होगा। बिल्कुल एक बहुत जो प्रॉपर स्टेट होता है बैठने का, सबसे पहले हमको सही बैठना सीखना है, हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करना है। और नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, हमारा ब्रेन एक्टिव होगा, और जो हमारा 95% ब्रेन का हिस्सा खाली छोड़ देते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं, वो यदि आप एक्टिवेट कर लेते हैं अपने प्रॉपर गेस्चर से, तो आपकी बॉडी में ऊर्जा या एनर्जी का लेवल वैसे ही अपलिफ्ट रहेगा। क्योंकि आपके जो 7 मास्टर ग्लैंड्स हैं बॉडी में, वो जब अलाइन हो जाएंगे तो एनर्जी आपकी अपलिफ्ट होगी, ऊपर की तरफ होगी, और आप ब्रेन वाइज आपको जो भी मेमोराइज करना है, याद करना है, समझना है, वो तुरंत आपको समझ में आएगा। समझ में आ रहा है ना? और कहते भी हैं कि हमारा गेस्चर 80% बीमारियों का कारण होता है या हमारी लचरता का मूल होता है। ठीक है, तो आप अपनी सीटिंग प्रॉपर लें, आपका जो एनर्जी लेवल है तो 2 से 3 जो हम रेगुलर कर सकते हैं कि 1 से 1.5 घंटा में आप जिस जगह बैठे उस जगह को छोड़िए, थोड़ा टहलकदमी कीजिए, है ना, खूब प्लांट्स वगैरह हैं आपके घर के आसपास माहौल में, उनको निहारिए और बिल्कुल शून्य होकर इस माइंड के ऊपर बॉदरेशन या स्ट्रेस मत डालिए।
बिल्कुल स्थिर होकर मेडिटेट होने का प्रयास कीजिए। प्लांट्स पर एक साइन होता है जो आपके बॉडी के मैक्सिमम एलिमेंट्स को बैलेंस करता है। इन्फिनिटी का साइन जानते हैं, 8 अंग्रेजी का 8 है ना, उसको आड़ा कर दीजिए, हॉरिजॉन्टल कर दीजिए। हर बच्चा अपने रूम में बना सकता है ना, बड़ा सा बनाइए, उस पर 15 से 20 राउंड्स चलिए आप पर्टिकुलर उस पर साइन पर। आप बहुत रिलैक्स होंगे, काम हो जाएंगे, स्थिर मन और चित्त दोनों हो जाएगा और एनर्जी लेवल बूस्ट होगा आपका। ठीक है, समझ में आया? ओके, थैंक यू। धन्यवाद सिद्धांत। और अपनी अगली जिज्ञासा हम सबके बीच, हमारे पैनल के बीच में रख रहे हैं प्रगति विद्यालय के रुद्र देवड़ा। रुद्र, हाथ खड़ा करें। हाँ सर, वहाँ। मेरा नाम विजय है, मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। प्रगति अकादमी उच्च माध्यमिक विद्यालय से आया हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि विज्ञान मेरा पसंदीदा विषय है। मैं उसमें मेरे को उसके सिद्धांतों को याद करने में दिक्कत आती है, और विज्ञान के कठिन सिद्धांतों को याद रखने के लिए क्या करें? बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैडम ने भी इसी प्रश्न का आपको इस जो उत्तर दिया था उसमें वो उत्तर शामिल था। विज्ञान के जो भी सिद्धांत होते हैं ना, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे जो भी आपके सब्जेक्ट है, विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री के सिद्धांत, वो हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड होते हैं। आप अपने चारों तरफ अगर कुछ देखोगे ना, तो उसमें कोई ना कोई विज्ञान का सिद्धांत काम कर रहा है। आपको जो भी सिद्धांत कठिन लगता है, अगर उसका दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग हो रहा है, वो हमारे पास आसपास कैसे काम करता है, अगर उस कंसेप्ट से उस सिद्धांत को समझोगे तो वो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दीजिए मैम थोड़ा सा। जैसे कि अगर आप कौन सी क्लास में बेटा? 8th में हो। आपने शायद प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन शायद 8th का कोर्स हो सकता है, आई थिंक, मुझे तो 10th का पता है इसलिए। तो आपने उसमें अपवर्तन परावर्तन वगैरह देखे, उसके रूल्स भी देखे, तो उनको याद नहीं रख पाते हम। लेकिन आप अगर परावर्तन अपवर्तन की कुछ एक्टिविटीज़ देखोगे, अगर आप अपना आईटी का यूज़ करके वीडियोस देखोगे, तो आपको बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल्स दिखेंगे, तो उससे आपको उस परावर्तन अपवर्तन के सिद्धांत इजी गोइंग समझ में आ जाएंगे। जैसे इजी से मैं बताऊँ, अगर एक जैसे पानी का ग्लास भरा हुआ है ना, आप उसके पीछे अगर कोई भी फिगर रखोगे, चित्र रखोगे ना, तो उसका इमेज जो है ना वो उल्टा दिखाई देगा। आप खुद अभी स्वयं प्रैक्टिकल करके घर पे देख सकते हो, तब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, अरे ये ऐसा होता कैसे दिख रहा है। फिर आप उसके जब सिद्धांत को पढ़ोगे तो आपको वो सारे नियम भी याद हो जाएंगे और वो कभी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, हर चीज को लेके जीवन में साइंस स्पेशली ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लेके आपकी क्यूरियोसिटी और आपका फैसिनेशन जीवन भर बने रहना चाहिए। साइंस में वही बच्चा आगे बढ़ता है जिसकी क्यूरियोसिटी बहुत हाई लेवल की होती है। आप देखिए यहाँ पे फूल पड़े हैं, गुलाब के फूल हैं, हमने एक्सेप्ट किया, हमने यहाँ लिया। अगर मेरी जगह कोई छोटा बच्चा होता, 2 साल का, 3 साल का, वो इस फूल को छूता, वो इस फूल की खुशबू लेता, वो उस फैसिनेशन को फील करता कि इसमें कितनी अच्छी खुशबू है, इसमें कितना अच्छा रंग है, ये प्रकृति का क्या अजूब मतलब इतना सुंदर एक क्रिएशन है। तो वो वाली जो क्यूरियोसिटी होती है ना चीज़ों को लेकर, हर नई चीज़ों को देखने की, सीखने की, वो बच्चे जैसी क्यूरियोसिटी आप लोगों में होनी चाहिए। और अपने जीवन से फिर उसे आप कैसे जोड़ पाएंगे, जैसा कि मैडम ने अभी बताया, वो आप प्रयास करें तो कभी भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और हमारा जो अभी कहते हैं कि जो भावी पीढ़ी हमारी चल रही है और नए नए आविष्कार और नई चीजें जीवन को एक नई दिशा प्रदान कर रही है, तो उसी क्रम में हमारे केंद्रीय विद्यालय के चेतन मीणा का प्रश्न है हमारे पैनल के सामने। Good afternoon to respected collector ma'am, experts and dear principal sir and dear teachers. My name is Chetan Kumar Meena. I am the learner of class 19 केंद्रीय विद्यालय प्रतापगढ़। मेरा प्रश्न यह है कि परीक्षा के समय हम AI का तरीके का इस्तेमाल बिना उस पर निर्भर हुए किस प्रकार करें? चेतन जी, क्या कभी आपने AI का यूज किया है? अच्छा, आपने कौन सा ऐप यूज किया है AI में?
गूगल, ठीक है, चैट जीपीटी यूज किया है ना। जैसे आज मान लो कि आपका बर्थडे है, आप चैट जीपीटी से कहिए कि आपके ऊपर एक पोएम बनाए, वो विद इन 2 या 3 सेकंड में आपके ऊपर एक पोएम बना देगा, बहुत अच्छी सी, जिसको आपको क्रिएट करने में हो सकता है घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे। ठीक है, तो एआई क्या करता है, एआई ने आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने क्या किया है कि आजकल जो हमारी जो दैनिक जरूरतें हैं या फिर कोई भी हम पढ़ाई में कोई भी चीज नहीं करना चाहते हैं, तो आपको उसका इजी करने के लिए या फिर कोई नई चीज आपको बताने के लिए वो मिनटों में या सेकंडों में आपको कोई रिपोर्ट दे देता है। ठीक है, आप कुछ भी उससे पूछो, चैट जीपीटी से या फिर गूगल के जेमिनी से आप कोई भी चीज पूछो, तो वो आपको पोएम है, कोई आपको कोई फॉर्मूला है, ये कैसे यूज होगा, वो आपको विद इन अ सेकंड उसका विद एग्जांपल आपको बता देगा। ठीक है, तो ये हमारी जो पढ़ाई है उसमें आपको इजी रहता है कि आपने कुछ चीज आपको सीखनी है या आपको कोई मॉडल पे सीखना है, तो वो आपको इजी कर देगा, एकदम आपकी लाइफ से आपको इजी कर देगा, आपके पढ़ने के ढंग को इजी कर देगा। लेकिन अब इसमें क्या है, जैसा कि मैंने बताया था कि हमारे एआई यूज कैसे होता है, काम कैसे करता है। ठीक है, एआई, हमारे पास भी एआई है, हमारा दिमाग जो है, हमारा खुद का भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हमारा जो माइंड है, हम जो डेली जो चीजें कर रहे हैं। ठीक है, आप सुबह जैसे उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, तैयार होते हो, स्कूल आते हो, ये चीज एकदम आपके दिमाग में जमी हुई है। ठीक है, तो ये भी आप चीज रोज करते हो, लेकिन कई बार आप चीज यूज करते हुए कई चीज भूल भी जाते हो। ठीक है, लेकिन आपकी जो चीजें दैनिक जो यूज कर रहे हो या फिर आपने जो पढ़ाई करी है, उससे आप कोई इंटेलिजेंस यूज करके आप कोई इनोवेशन जैसी चीज बनाते हैं। तो वही इंटरनेट पे क्या होता है कि सारी चीजें बिखरी हुई है, सारी इंफॉर्मेशन, सारी सूचनाएं हर जगह हैं। एआई क्या करता है कि उन्हीं सारी इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आपको रिजल्ट देता है। ठीक है, लेकिन कई बार आप देखना जो एआई का जो रिजल्ट होता है ना, वो भी गलत होता है। ये खुद आप कुछ चीजें करके देखना, एआई कई बार आपको जो रिजल्ट देता है आप उसको चेक करना, वो रिजल्ट गलत होता है। क्योंकि एआई क्या करता है कि जो इंटरनेट पे जो अवेलेबल है सिर्फ उसी को कंसोलिडेट करके आपको एक रिजल्ट बना के देता है, लेकिन आपका जो माइंड है वो उससे ज्यादा है, आपका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उससे भी ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आप केवल एआई पे डिपेंड हो गए कि आपको कुछ भी होमवर्क करना है, आपने एआई पे लिख दिया कि मेरा ये होमवर्क, आपको कुछ सॉल्यूशन चाहिए किसी भी चीज का, आपने चैट जीपीटी पे लिख दिया, तो वो आपको 2 सेकंड में उसका सॉल्यूशन दे देगा विद प्रैक्टिकल। ठीक है ना, लेकिन आपका उससे क्या होगा कि आपके जो मन के विचार है भाई, आप जो आपका दिमाग खुद कुछ क्रिएटिव करना चाहता था वो आपका दिमाग नहीं कर पाएगा। केवल आप एआई को यूज इसलिए कीजिए कि आपको किसी में हेल्प मिले, आप उसके ऊपर पूरा डिपेंड मत हो जाइए कि मेरा होमवर्क भी यही कर देगा, मैं आपके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी यही दे देगा, फिर आपका जो माइंड है वो बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा, आप आपके माइंड को कभी यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एआई को आप यूज कीजिए चीजों के इजीनेस के लिए, चीजें किस तरीके से इजी हो जाए, लेकिन उसको पूरा अपने ऊपर डिपेंड मत, आप हर चीज के लिए इस पर डिपेंड मत। ठीक है, वेरी नाइस। एआई इज अ टूल, ये जितने भी डिजिटल टूल्स हैं अल्टीमेटली ये टूल्स हैं, आप इनके मास्टर बनिए, आप इनके स्लेव मत बनिए। डू नॉट बिकम स्लेव टू एनी ऑफ दीज टूल्स। पहले के ज़माने में क्या होता था, वैसा नॉर्मल वाला फ़ोन होता था तो लोग फ़ोन नंबर याद रखते थे। आज के ज़माने में किसी को 1-2 फ़ोन नंबर भी याद नहीं रहते हैं। तो जो चीज़ें हम शुरुआत से याद करते थे, जो मेमोरी टेक्निक्स हम बिना किसी से सुने पढ़े अपने आप यूज़ करते थे, जैसे कि फ़ोन नंबर, कभी कोई 10 नंबर एक साथ याद नहीं रखता है, उसे 5 में डिवाइड करता है। चंकिंग जिसे कहते हैं, चंकिंग ऑफ डेटा याद रखने के लिए, वो ऑटोमेटिक हमें आती थी क्योंकि वो हमारी जिंदगी का एक पार्ट था कि हमें फ़ोन नंबर्स याद रखने थे। लेकिन आज के दिन जब मोबाइल फ़ोन है हम भूल ही गए टेक्निक्स, जो चीज़ हमें ऑटोमेटिक आती थी। इसलिए एआई सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, कभी भी उसके स्लेव ना बने।